नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज के सेशन में अपन कंप्लीट करने वाले हैं मौर्य काल से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभी तक किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और जो कोई अगर इसके अंदर एडिशन जानकारी होगी तो वो भी मैं आपको देने वाली हूँ, तो अपने पास में पेन को भी जरूर लेके बैठिएगा। चलिए शुरुआत करें आज के इस नए सेशन की। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि मौर्य वंश के अंदर 4 प्रमुख शासक के बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत बार पेपर में आ चुका है। मौर्य वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करी थी, तो फिर आपको याद रखना है कौटिल्य। क्या याद रखना है? कौटिल्य आपको याद रखना है। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि नंद वंश होता है, नंद वंश के अंदर अंतिम शासक होता है घनानंद। कौन होता है? घनानंद होता है। और घनानंद क्या होता है? इसके पास में गणा ही क्या होता है? पैसा होता है, धन होता है, तो क्या है? गणे मजे करता है। तो इसी के चक्कर में क्या हो जाता है, ये अपमान कर देता है कौटिल्य का। और कौटिल्य उस समय जो है तक्षशिला के आचार्य थे, तब इसका अपमान करते हैं और कौटिल्य को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई इससे बदला लेना है, क्योंकि इसने क्या किया है? मेरा अपमान किया है। तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो मेरे से भी ज्यादा चतुर हो। तो उनको कौन मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किसे मार देते हैं? घनानंद को। और यहीं से क्या हो जाता है? नंद वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है और मौर्य वंश का उदय हो जाता है। सारी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। रात 8 बजे आपकी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस होती हैं, तो उसके अंदर आप जरूर चेक कर लीजिएगा। फुल डिटेल वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसमें आपको मौर्य साम्राज्य जो है फुल डिटेल से मैंने पढ़ाया है, उसको जरूर देखना। प्राचीन इतिहास अपना कंप्लीट हो गया है, अब अपन मध्यकाल के अंदर इंटर कर चुके हैं। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो डेली क्लासेस लाइव होती हैं, आप अटेंड जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑब्वियसली, क्योंकि जिसकी सहायता से पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद भी किसे मिलना चाहिए था? कौटिल्य को। और कौटिल्य को ही क्या बनाया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? यहां से 2 टाइप के प्रश्न आपके बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया? बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं, जैन धर्म को। अगर आपसे यहां पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रारंभिक जीवन के समय कौन से धर्म की अनुकंपा करी थी या कौन से धर्म को अपना लिया था, तो आपको याद रखना है शैव धर्म। और अगर आपसे यहां पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों के दौरान कौन से धर्म को अपना लिया, तो फिर आपको याद रखना है जैन धर्म। मैंने आपको बताया था जैन मुनि होते हैं भद्रबाहु, और वो क्या करते हैं? श्रवण बेलगोला, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के अंदर पड़ता है, वहां पे लेके चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और वहां पे क्या है? जैन तपस्वी की भांति वो अपना जीवन जो है व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। और बाद में क्या हो जाते हैं? वहीं पे क्या करते हैं? देह को भी त्याग देते हैं। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। भाई ये प्रश्न आ चुका है ना, पेपर में काफी समय। ऐसे तो सारे प्रश्न वही हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हैं, पर ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह आपसे पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अरे इसके ससुर जी कौन थे? यूनान वाले। कौन है? सेल्यूकस निकेटर। कौन हो जाएंगे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। किसके साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। बेटी का नाम क्या था? हेलेना, है ना, हेलेना इसका नाम था। और ये क्या करती है? ये आती है तो दहेज में 4 प्रांत भी लेके आती है ना। 4 प्रांतों के नाम अगर आपको अच्छे से आते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। अभी वर्तमान नाम तो अलग अलग है, हेरात है, बलूचिस्तान है, कंधार है, ये सारी चीजें हो जाएगी, तक्षशिला वगैरह। तो वो आपको याद रखना है। इन्होंने जब इसको दहेज में दिया था तो उन 4 प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में क्या होता है? युद्ध होता है। किसका होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईस्वी के दौरान क्या होता है? एक युद्ध होता है। और इसी युद्ध के दौरान एक संधि होती है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो होता है हार जाता है। और हारने के बाद क्या करेगा? एक ही उपाय है,
या तो अधीनता स्वीकार करो या फिर संधि करो। तो ये संधि करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि युद्ध तो हार ही गए हो भाई साहब, तो अब संधि यहाँ नहीं करेंगे, आपके ही देश में जाके क्या करेंगे, संधि करेंगे। तो संधि करने के लिए वहां जाता है और वहां क्या देखता है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री को देखता है और प्रेम हो जाता है। उसके बाद में क्या है, ससुर बना लेता है और शादी कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के साथ में युद्ध लड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध लड़ा था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। एक और याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि हुई थी। उस संधि के दौरान 500 हाथी दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको दिए थे, सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, क्योंकि इसकी बेटी से विवाह किया, 4 प्रांत वो दहेज में लेके आई, इसी के बदले इसने क्या किया, 500 हाथी उसको दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका किस युग में लिखी गई, गुप्त काल की बात कर रहे हैं तो गुप्त काल ही आप आंसर लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सम्राट बिंदुसार ने किस धर्म को अपनाया, बिंदुसार की बात कर रहे हैं। बिंदुसार देखो, बेटे ने, फिर उसके बेटे ने, फिर उसके बेटे ने, मतलब तीनों पीढ़ियों ने अलग अलग धर्म को अपनाया। सम्राट बिंदुसार की अगर मैं बात करूं तो ये अपनाते हैं आजीविका धर्म, है ना, आजीविका धर्म को अपना लेते हैं कौन, बिंदुसार। बिंदुसार है ना, बिंदुसार। बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त का पुत्र हो जाएगा। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यहां लिखती हूं मैं, आपको समझ में आएगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। इसका बेटा आता है बिंदुसार। कौन आता है, बिंदुसार आता है। और बिंदुसार के पुत्र का नाम होता है अशोक, यानी कि महान सम्राट है ये। अशोक का पुत्र आता है बृहद्रथ। कौन आता है, बृहद्रथ, जो कि क्या होता है, अंतिम शासक होता है ना। ऐसे तो बहुत सारे शासक हुए हैं, पर मुख्यतः अपन मौर्य काल के अंदर सिर्फ 4 शासक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ आपको याद रखना है। अब आजीविका धर्म को बिंदुसार ने अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था राजा अशोक ने, है ना, द ग्रेट अशोका को। और जैन धर्म किसने अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनाया गया था। तो ये तीनों धर्म आपको अच्छे से याद रखना है, अलग अलग ने अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य काल के किस शासक को चक्रवर्ती सम्राट की या शासक की उपाधि दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। ऐसे तो अपन ने बहुत सारी उपाधियां पढ़ी, सुल्तान किसे कहा जाता है, जिल्ले इलाही किसे कहा जाता है, शेर हिंदुस्तान किसे कहा जाता है, अलग अलग उपाधियां अपन ने बहुत सारी पढ़ी है। किंतु यहाँ बात किसकी हो रही है, मौर्य काल के शासक जिन्हें चक्रवर्ती शासक कहा गया है। और मौर्य काल का एक प्रथम राजा, यानी अगर प्राचीन काल की भी बात करें तो प्राचीन काल का सिर्फ और सिर्फ एक ही शासक होता है जिसे चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती है। बाकी महाराजा धीराज की उपाधि बहुत सारे, महाराजा ऋषि की उपाधि बहुत सारे को, महापर की उपाधि बहुत सारे को, महाभागवत की उपाधि बहुत सारे को, यानी कि इन उपाधियों की कोई कमी नहीं है। पर चक्रवर्ती उपाधि का अर्थ क्या होता है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। चक्रवर्ती राजा, है ना, राजाओं की भी राजा को क्या कहा गया है, चक्रवर्ती राजा कहा गया है। और सिर्फ एक ही था, कौन था, अशोक, है ना। कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अमित घात। अमित घात किस शासक को कहा गया है, तो आपको याद रखना है, पहले एबीसीडी में क्या आता है, देखो इसमें बिंदुसार है, बिंदु मतलब डी, और बिंबसार में एम है। तो पहले एबीसीडी में क्या आता है, डी आता है, तो किसे दिया गया, बिंदुसार को दिया गया। अमित अघात मतलब शत्रुओं के लिए भारी वाला घात, मतलब उनके लिए काल रात्रि का समान कौन हुआ था, आपको याद रखना है, अमित अघात आपको याद रखना है। और एक शासक मैंने आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने मेरी रेगुलर क्लासेस अटेंड करी हैं तो आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर करके जाइएगा, या कहीं और से भी पढ़ा है तो इसका आंसर जरूर करके जाइएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जो प्रसन्न होने पर कुबेर के समान बताया गया है और उसको गुस्सा जो आ जाता तो वो यमराज के समान बताया गया है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के समय श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता है। क्यों अपन मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, श्रीलंका की बात यहां से कहां आ गई। बहुत सारों को अगर पहली बार देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित तो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के समय श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था, श्रीलंका को उस समय कहा जाता था सिंहल द्वीप।
क्या कहते थे, सिंहल द्वीप उसे कहा जाता है, और आज भी वहां पे सिंहल जाति जो है निवास करती है। अब सिंहल की बात इस वजह से आती है क्योंकि मौर्य सम्राट अशोक का जीवन अब जब अपन पढ़ते हैं ना, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, तो अशोक के एक पुत्र और पुत्री होती है। पुत्र का नाम होता है महेंद्र और पुत्री का नाम क्या होता है, संघमित्रा। संघमित्रा। ऐसे तो इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 9 देशों के अंदर अलग अलग लोगों को भेजा था। कितने देशों के अंदर, 9 देशों के अंदर। किंतु श्रीलंका के अंदर, है ना, जब सिंहल द्वीप इसको कहा जाता था, तो श्रीलंका के अंदर खास करके अपने पुत्र और पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा को, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। कहां पे, श्रीलंका के अंदर। इसी वजह से मौर्य साम्राज्य के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, सिंहल द्वीप को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा। फिर से वही बात आ रही है, अगर समझ में नहीं आए तो ABCD के अल्फाबेट आप याद रखोगे। पहले D आता है कि M आता है। देखो, बिंबसार, बिंबसार अगर आप लिखते हो तो M शब्द का उच्चारण होता है, और बिंदुसार अगर आप लिखते हो तो क्या आता है, D शब्द आता है ना। तो यह आपको याद रखना है कौन सा शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित आप क्या याद रखोगे, बिंबसार याद रखोगे, क्योंकि बिंबसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन आया था, मेगसनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर आया था, या फिर जस्टिस ट्रूडो आया था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मेगसनीज आता है। कौन आता है, मेगसनीज आता है। बाकी सेल्यूकस निकेटर तो क्या है, राजदूत बन के नहीं, राजदूत उसी के वहां से आता है ना, यूनान से आया था। उससे पहले सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहा करता था। हुआ क्या, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, होता क्या है, इस प्रश्न में आ जाओ वापस। होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से। अब हेलेना से शादी होती है, उनकी चलती है लैंग्वेज यूनान की, इधर अलग लैंग्वेज चलती है। तो लैंग्वेज को समझने के लिए, यानी कि एक सीधा सीधा बोले तो ट्रांसलेटर, आज आप देखते हो ना बड़े बड़े राजनेता आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं तो उधर की फ्रेंच वगैरह उनको समझ में नहीं आती है, तो ट्रांसलेटर होते साथ में। तो इसी प्रकार उसने क्या किया था, अपनी बेटी के साथ में एक ट्रांसलेटर भेजा था, और वही ट्रांसलेटर आगे चल के क्या बना, राजदूत बना था, जिसे आप किस नाम से जानते हो, मेगसनीज के नाम से जानते हो, है ना। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, अशोक बहुत पढ़ चुके हैं सारनाथ के बारे में, है ना। यहाँ से क्या लिया गया है बताओ, कोई कमेंट करके बताना जरूर, है ना, क्या लिया गया है यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। अभिलेख आपसे पूछा जा रहा है जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। भारू अभिलेख, रूमी-नोदी अभिलेख, तेरा अभिलेख, या मास्की का अभिलेख। देखो अगर आपने अच्छे से वाला सेशन अटेंड किया होगा तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था अशोक का एक और अन्य नाम है जिसे क्या कहा जाता है, मास्की कहा जाता है। एक और क्या नाम है, नेटुर भी इसे कहा जाता है। तो मास्की आपको याद रखना है, मास्की लघु अभिलेख के अंदर क्या मिलता है, अशोक के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, मौर्य मंत्री परिषद में कौन सा राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था। यानी कि सीधा सीधा सा अगर प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य के समय में जब मंत्रीगण हुआ करता था तो मंत्रीगण को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है रज्जुक इन्हें कहा गया है। क्या कहा गया है, रज्जुक इन्हें कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थ रिक्त स्थान तक किसी से संबंधित है। सीधा सीधा सा कौटिल्य क्या था, कूटनीति से संबंधित था। क्या था, कूटनीति से संबंधित हो जाएगा। इसलिए राजनीति में हमेशा क्या चलती है, कूटनीति की भाषा चलती है। ठीक है चलिए, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हारार स्थल से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन नगर के अवशेष और ज्यादातर अशोक से संबंधित श्रीवस्ती आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, श्रीवस्ती। और इसी श्रीवस्ती के बारे में अपन ने कहा पढ़ा था, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था जब अपन ने महात्मा बुद्ध का विवरण किया था। और महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रीवस्ती के अंदर दिए गए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था। देखो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, जेम्स प्रिसेप पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, जेम्स प्रिसेप पढ़ते हैं। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने जब अशोक को पढ़ाया था तो अशोक के बारे में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार की लिपि होती है। पहली लिपि ब्राह्मी लिपि, है ना, ब्राह्मी लिपि। दूसरी खरोष्टी,
खरोष्टी, है ना। फिर अरामाइक, कौन सी है, अरामाइक। और अरामाइक के बाद कौन सी आती है, ग्रीक, ग्रीक। तो ये चार प्रमुख की क्या हो जाएगी, लिपि हो जाएगी, जिसमें आप सभी को मैंने अच्छे से बताया था कि ब्राह्मी लिपि जो है ये क्या है, भारत में जितने भी अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ मिलते हैं वो सभी कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि के अंदर। पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न, जरूर लिखना अपनी कॉपी में। तो ब्राह्मी लिपि भारत के अंदर जितने भी अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख या फिर गुहा अभिलेख, उन सभी के लिए उपयुक्त कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी, खरोष्टी ज्यादातर भारत से बाहर, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, इसके अलावा पाकिस्तान, आसपास के जो क्षेत्र है अफगानिस्तान तक, जहां तक इनके शिलालेख थे वो खरोष्टी लैंग्वेज में। और अरामाइक और ग्रीक ये ज्यादातर यूनानी लैंग्वेज यानी कि उर्दू टाइप की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो ये दोनों अलग हैं, ये विदेश में चलती थी और ये भारत के अंदर। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता को क्या कहा जाता था, सीता शब्द, है ना। सीता शब्द किससे संबंधित है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बृहदत्त रहता है। और बृहदत्त को कौन मार देता है, पुष्यभूति। शुंग, शुंग वंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है और वो मार देते हैं। फिर कौन आ जाता है, शुंग वंश आ जाता है, जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं। मौर्य के बाद में मौर्योत्तर काल आता है, ठीक है। चलिए फिर वही कुषाण वगैरह, सातवाहन वगैरह वही वंश आते हैं, ठीक है। किसने पाटलिपुत्र नगर में 570 बुर्ज और 64 द्वारों का उल्लेख किया है, किसके द्वारा किया गया है, हर्षवर्धन ने किया है, मेगस्थनीज ने किया है, कौटिल्य ने या फिर बाणभट्ट ने। तो मेगस्थनीज आया था और मेगस्थनीज ने बहुत सारी चीजें लिखी, उसके अंदर वो क्या करता है, पाटलिपुत्र नगर में 570 बुर्ज और 64 जो है द्वारों का क्या करता है, वर्णन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं, तो मिलते हैं प्राकृत भाषा में, ठीक है। प्राकृत भाषा में मिलते हैं। यहाँ प्रकृति थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगी उसके लिए। प्राकृत भाषा के अंदर मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, प्राकृत भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अशोक का वृषभ शीर्ष स्थान कहां से मिलता है, तो रामपुरवा, आपको याद रखना है। सबसे हटके अलग ही शब्द आ जाए, रामपुरवा टिक कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी लिपि को आधुनिक भारत की अधिकांश लिपियों की जननी कहा गया है। और लिपि से संबंधित बात यहाँ आ रही है, तो भारत के अंदर, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा उस समय कौन सी लिपि चलती थी, चूंकि अपन मौर्य काल पढ़ रहे हैं और मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण लिपि कौन सी मानी गई है, ब्राह्मी लिपि मानी गई है। अलग अलग चीजें हैं, लिपि अलग है, भाषा अलग है। भाषा प्राकृत लैंग्वेज है ना, भाषा कौन सी है, प्राकृत है। लिपि की बात करें तो लिपि कौन सी हो जाएगी आपकी, ब्राह्मी लिपि सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। और अपने जो है पूर्वज वगैरह किससे लिखते थे, देवनागरी लिपि। समझ में आती है क्या, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, समझ से बाहर है मेरे तो, आप लोगों को आए समझ में तो बताना। चलिए नेक्स्ट है आज का आखिरी प्रश्न, अशोक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध न करने का क्या किया था, प्रण ले लिया था। कब लड़ा गया था कलिंग युद्ध, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था ना, है ना। चलिए अनंत पद्मनाभन था एक साइड, अनंत, अनंत पद्मनाभन, पद्मनाभन ये कौन है, कलिंग युद्ध जिसके साथ में लड़ा था ना वो शासक हैं। और एक साइड कौन थे, अशोक थे। कलिंग वर्तमान में कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। और यही युद्ध के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख खारेश नरेश नरवाल के वर्णन के अंदर मिलता है। उन्होंने क्या है अभिलेख लिखे हैं, उन्हीं के अंदर क्या मिलता है, कलिंग युद्ध से संबंधित चीजें मिलती है। और आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि अशोक के द्वारा लिखे गए शिलालेख जो थे उनके अंदर 14 नंबर का जो शिलालेख रहता है ना, उसके अंदर तो वो बताते हैं कि धार्मिक जीवन जीना चाहिए। 13वां अभिलेख जो होता है उसके अंदर क्या बताया गया है, कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, उसके बारे में नरसंहार बताया गया है। पेपर में आ चुका है, जरूर लिखिएगा, ठीक है। अशोक के धमेक सिद्धांत को शिलालेख, है ना, शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण कराया गया है, बिल्कुल कराया गया है। अशोक बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हुए, तभी तो उन्होंने क्या किया, ये नरसंहार हुआ, उसके बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया और पूरा जीवन किसमें लगा दिया, लोगों की सेवा करने में लगा दिया। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और आई होप मैंने आपको मौर्य काल से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कराया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके आसपास अगर कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उन्हें आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।